हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की मैथ्स की पूरी सीरीज टॉपिक वाइज। तो इस चैनल पे मिलने वाला है आपको क्लास 12 के मैथ्स का पूरा सिलेबस। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि हर टॉपिक की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे मोबाइल पर मिल जाए। आज हम बात करेंगे बिल्कुल हमारे फर्स्ट चैप्टर की, रिलेशन एंड फंक्शन। अब देखो हमारी क्लास 11th में भी रिलेशन एंड फंक्शन था, तो वहां पर एक बेसिक आइडिया आपको उसका मिल गया होगा। यहां पर मैं आपको कुछ चीजें रिकैप्चुलेट कर दूं। वी विल रिकैप्चुलेट सम इंपॉर्टेंट साइंस। तो देखो यहां पर क्या है, साइंस में बात होती है ना, इसलिए जो बहुत सारे बच्चे हैं वो समझ नहीं पाते कि क्या लिखा हुआ है। तो रिकॉल कर लेते हैं। द कैपिटल एन shows the natural numbers. Okay, set of natural numbers. Capital Z shows set of integer. Capital Z मतलब वो set of integer दिया हुआ है ना। set of all Z लिखा हो, for all Z लिखा हो कहीं पर, for all Z, उसका मतलब है कि वो कहां से बिलोंग करता है, वो इंटीजर्स के सेट से बिलोंग करता है। ऑल राइट, वैसे ही Z प्लस का मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर, Q का मतलब रैशनल नंबर्स, Q प्लस का मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर, R का मतलब इट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स रैशनल नंबर क्या आपको पता है। C रिप्रेजेंट द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर C लिखा हुआ है इसका मतलब दैट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ गया आपको। और भी कुछ साइंस है जो आप यूज करते हैं, जैसे पहला साइन आप देख रहे हो एलिमेंट ऑफ का साइन है। अगर सपोज हमारे पास एक सेट है ए बी सी, इसके एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज एलिमेंट ऑफ, ऐसे लिखेंगे इसको, ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। वैसे ही अगर सपोज डी ले लेते हैं, तो आपको पता है डी तो इस सेट में है ही नहीं, तो डी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो हम इसको क्या कैसे लिखेंगे, डी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो ये एलिमेंट का साइन ये हो गया नॉट एन एलिमेंट का साइन। वैसे ही देखो ये सबसेट का साइन, सबसेट। सपोज मेरे पास कोई एक और सेट है जिसमें ए के दो सेट हैं, ए एंड बी, तो हम क्या बोलेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए। वेरी क्लियर है ना। और नहीं है तो नॉट अ सबसेट, ये आप समझ गए होंगे। ये देखो आप, ये एरो का साइन बार बार यूज होगा, इसको हम बोलते हैं इंप्लाइज। ठीक है ना। तो जैसे अगर मेरे पास कोई रीजन है, तो सपोज कोई भी चीज हम ले लेते हैं, सपोज मैंने लिखा बी जो है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो दैट इंप्लाइज दैट बी शुड बी विल ऑल्सो बी एलिमेंट ऑफ ए, है ना। दैट इंप्लाइज, ये वाला बी इज सबसेट ऑफ ए, जैसे मैंने ये लिखा बी इज सबसेट ऑफ ए, दैट इंप्लाइज का साइन लगाकर हम लिखेंगे बी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए। तो ये इंप्लाइज का साइन। फिर आप देखो ये जो है, ये वो जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये फॉर ऑल के लिए, ये साइन हम यूज करेंगे फॉर ऑल के लिए, राइट। चलिए, तो कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। जैसे रिलेशन के बारे में हम समझ रहे थे। रिलेशन, सपोज हमारे पास दो सेट हैं, ए और बी। ऑलराइट, ए और बी दो सेट हैं, अलग अलग नंबर्स हैं। थोड़ा सा ऐसे समझते हैं हम, 1 2 3, और एक बी और हमारे पास सेट है विच इज 4 6 8। ओके, अब ए का एक एलिमेंट बी के दूसरे एलिमेंट से या उसके एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्टेड है किसी ना किसी रीजन से। जैसे अब ए और बी के बीच में कोई रिलेशन हमको डिफाइन करना हो, तो सपोज मैंने रिलेशन ये डिफाइन कर दिया कि रिलेशन क्या है, दैट अब सपोज इसके एलिमेंट्स को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके एलिमेंट को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, ए इज अ फैक्टर ऑफ बी। अब ये रिलेशन को देखो, अगर हम सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे जो आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ए बी देन सेमी कोलोन, और यहां पर हम लिखेंगे ए इज फैक्टर ऑफ बी, वेयर ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी। तो ये लिखने का तरीका है, ये रिलेशन को डिफाइन करने का तरीका है। लिखा क्या है, रिलेशन क्या है, ए इज अ फैक्टर ऑफ बी,
पर उसको ये डिफाइन करने का तरीका है। देखो लिखा ऐसे जाएगा आपके क्वेश्चंस में, आपकी बुक में जो लैंग्वेज है वो कुछ ऐसे लिखी जाएगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात सीधी सी कि अगर a जो है वो b का फैक्टर है, तो आप देखोगे कि 1 तो सभी का फैक्टर है, तो 1 जो है यहां पर सारे नंबर से कनेक्टेड है। 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4, 1 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 1 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 8, है ना। अब देखो वैसे ही 2 किसका किसका फैक्टर है, तो आप देखोगे 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6 एंड 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 8। वहां पर आप देखोगे 3 किसका किसका फैक्टर है, तो आप देखोगे कि जो 3 है वो सिर्फ और सिर्फ 6 का फैक्टर है। तो हमारे पास जो आर का जो सेट बन रहा है, आर का जो सेट बन रहा है, रिलेशन का जो सेट बन रहा है हमारे सामने, तो रिलेशन के सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 4, 1 6, 1 8, फिर देखो आप 2 4, 2 6, 2 8 एंड 3 6। तो ये हो गया हमारा रिलेशन का सेट। ये आपको हमेशा रिलेशन यहां पर डिफाइन होगी, उसको रिलेशन को देखकर आपको रिलेशन का सेट बनाना है। ऑल राइट, तो आप समझ रहे हो रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन का सेट कैसे बनाया जाता है, और उसकी लैंग्वेज क्या होगी आपके क्वेश्चंस में, है ना, वो हमको समझना है। ये आसान हो जाएगा। उसके बाद आइए देखते हैं, उसके बाद क्योंकि आपने समझा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को समझ लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमारे पास दो सेट है A एंड B ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, A B such that A is element of A, B is element of B। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना बहुत जरूरी है। सपोज आपके पास एक सेट है A जिसका एलिमेंट है 1 2 3, सिंपल, बहुत सिंपल एग्जांपल लेंगे। एक दूसरा सेट है आपके पास B, उसके एलिमेंट है X Y एंड Z, उसके एलिमेंट है आपके पास X Y Z। अब अगर मैं बोलूं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा 1x 1y 1z, ओके, 2x 2y 2z, सिमिलरली 3x 3y 3z, है ना। तो आप समझ गए हो कि ईच एलिमेंट इज पेयर्ड विद द एवरी एलिमेंट ऑफ B, है ना। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है और डेफिनेशन भी तो वही है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर को हम बोलते हैं उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहां पर भी तो वही हो रहा है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर विच इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। तो हमेशा आप देखना कभी भी हम कोई रिलेशन डिफाइन करें, जैसे पिछले केस में हमने किया था, तो वो रिलेशन का जो सेट है दैट विल ऑलवेज बी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमेशा सबसेट होगा। हमारा जो रिलेशन का सेट बनेगा स्टूडेंट्स, रिलेशन का जब भी सेट बनेगा वो A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमेशा सबसेट होगा, है ना। मतलब रिलेशन इनमें से ही कोई ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ओके, रिलेशन का जो सेट बनेगा। चलिए उसके बाद देखो रिलेशन, लेट A एंड B बी टू सेट्स, देन रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू B इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। जो मैं आपको बता रहा था कि हमेशा A और B का जो रिलेशन होगा वो A क्रॉस B का सबसेट होगा। यहां पर फिजिक्स वाले क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, यहां पर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया हमने कि हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 और B हमारे पास है 5 6, ठीक है। हमने इसका रिलेशन डिफाइन किया, देखो यहां पर ऐसे x y इज, जस्ट अ मोमेंट, y इज x प्लस 3, y इज x प्लस 3, मतलब जो दूसरा हमारे पेयर का जो दूसरा नंबर होगा, पहले नंबर पे 3 प्लस करोगे तो सेम नंबर आना चाहिए। जैसे हमारा रिलेशन कैसे डिफाइन होगा, सबसे पहले तो रिलेशन तो डिफाइन है, रिलेशन का सेट बनाते हैं। 1, जैसे आप देखो 1 प्लस 3 इज 4, लेकिन 4 B में नहीं है। 2 प्लस 3 इज 5, तो यहां पर पेयर बन सकता है 2 और 5 का।
3 प्लस 3 इज 6, यस, तो 3 और 6 पेयर बना सकते हैं। 4 प्लस 3 तो आपको पता है 7, 7 बी का पार्ट नहीं है, तो ये बन गया हमारा रिलेशन का सेट, ये हमारा रिलेशन का सेट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, है ना। ए का एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट को 3 प्लस करने से आना चाहिए। 1 पे 3 प्लस किया तो 4 आया, जो कि बी का पार्ट नहीं है तो वो आएगा नहीं। 2 प्लस 3 किया तो 5 आया। अब देखो, अगर हम इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें, ये तो हमने रिलेशन का सेट बना लिया। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या क्या होगा, देखो 1 5 1 6, 2 5 2 6, 3 5 3 6, 4 5 4 6। ओके, तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आप देखो क्या हमारा रिलेशन, इस चीज को हम वेरीफाई करते हैं जो हमने अभी भी बोला। अब आप देखो क्या रिलेशन का सेट ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, तो हमको देखना पड़ेगा कि भाई 2 5 क्या पार्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, बिल्कुल 2 5 पार्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, है ना। और हमको देखना पड़ेगा क्या 3 6 कार्टेशियन प्रोडक्ट का पार्ट है, बिल्कुल 3 6 भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का पार्ट है। तो ये चीज तो वेरीफाई होगी कि R जो है इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। R हमेशा ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। उसके बाद देखते हैं डोमेन की बात करते हैं। डोमेन, किसी रिलेशन के सेट का डोमेन और रेंज क्या है। तो देखो अभी अभी हमने रिलेशन डिफाइन किया जिसका सेट है 2 5 3 6। तो जो आपके रिलेशन के पेयर का पहला एलिमेंट है, पेयर्स का पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी पेयर, उसका जो सेट बनेगा, है ना। अभी मैं देखो, मैं यहां पर लिख दूं, जैसे हमने R अभी अभी लिया है 2 5 एंड 3 6, तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, R हमने अभी भी लिया है 2 5 एंड, तो हमारा डोमेन हो जाएगा देखो 2 एंड 3, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन, पेयर रिलेशन में जितने भी पेयर हैं उसका जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट है वो आपका डोमेन हो गया। वैसे ही रेंज क्या हो जाएगा, देखो रेंज ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 एंड 6, है ना। सेम एग्जांपल से, इस एग्जांपल में देखो जो सेकंड ऑर्डर्ड जो पेयर का सेकंड एलिमेंट है उसका जो सेट है वो उसका रेंज हो जाएगा। तो देखो ये है रेंज ऑफ R विच इज 5 एंड 6। सो R be a relation from set A to B, then the set of all second component of ordered pair of R belongs to the range of R। ठीक है, फर्स्ट पेयर मिलकर डोमेन बना देता है, सेकंड पेयर मिलकर उसका रेंज बना देता है। इजी। अलग अलग टाइप के रिलेशन होते हैं। देखो रिलेशन हमने हमको टाइप्स ऑफ रिलेशन समझना है। यहां पर टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला टाइप हम समझेंगे वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन का मतलब कि उसके रिलेशन के सेट में कोई एलिमेंट होना ही नहीं चाहिए। जैसे मतलब फाई शुड बी द सबसेट, फाई आना चाहिए उसके रिलेशन के सेट में। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, वॉइड रिलेशन कब होगा, जैसे हमारे पास एक सेट है A 1 2 3 4 5। अब उसका रिलेशन कैसे डिफाइन है, देखो रिलेशन डिफाइन है A माइनस बी शुड बी 12। अब हमारे A पूरे A सेट में देख लो, कोई भी दो नंबर के आप ऐसे बता सकते हो जिसका डिफरेंस 12 हो, जिसको माइनस करने से 12 आता हो, तो आप देखोगे ऐसे कोई दो नंबर आपको मिलेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब इसका जो रिलेशन है इस वॉइड रिलेशन, उसके पास कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ठीक है, तो ये वॉइड रिलेशन है। ऐसा रिलेशन डिफाइन नहीं, मतलब ऐसा रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, वॉइड रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है कि जैसे कोई ऐसा रिलेशन डिफाइन है जो कि जिसके सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर जो है वो बिल्कुल कार्टेशियन प्रोडक्ट से मैच करते हैं। मतलब जितने ऑर्डर्ड पेयर, जो ऑर्डर्ड पेयर बिल्कुल उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, वो ऑर्डर्ड पेयर उस पूरे रिलेशन के सेट में है, तो वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, एक सेट ले लिया A 1 2 3 4 5, और हमने उसमें डिफाइन कैसे हुआ है, देखो A माइनस बी का मोड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मोड बोला है, अब मोड बोला है मतलब नेगेटिव नंबर भी आएगा तो उसका मोड पॉजिटिव हो जाएगा।
इसका मतलब कोई भी नंबर आप आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे और उसका मोड लगा दोगे तो भाई वो या तो 0 होगा या तो वो 0 से बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली यहां पर पूरा का पूरा जो R बनेगा वो सारे A और A का A क्रॉस A के जितना होगा, बिल्कुल A क्रॉस A का ही जो एलिमेंट होगा वो बिल्कुल R का एलिमेंट होगा, है ना। आप समझ सकते हो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 जो जो प्रोडक्ट इसका है वो, ठीक है। तो ये हो गया यूनिवर्सल, ये हो गया टाइप जो आपने समझ लिया, यूनिवर्सल सबसेट, यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। तो शुड आई टेल यू, देखो अगर आप A क्रॉस A करोगे, अगर आप A क्रॉस करोगे तो आपके पास क्या सेट आएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, नहीं 1 6 तो है ही नहीं, 2 3 2 1 2 3 2 4 2 5 3 1 3 3 3 2 3 4 3 5 4 1 4 2 4 3 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4। तो आप समझ सकते हो, और ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यही पूरा ये सारे एलिमेंट R के सेट में भी होंगे, तो A और R क्या बन गए, यूनिवर्सल रिलेशन में। दिस इज अ यूनिवर्सल रिलेशन, दिस रिलेशन इज universal relation, here R is representing the relation, so this relation mod of A minus B should be greater than equal to 0 is universal relation, because उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे टर्म आ जाएंगे। देखो उसके बाद देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि every element is related to itself only, every element is related to itself। तो अगर मुझे आइडेंटिटी रिलेशन बताना है 1 2 3 का, तो मैं ये देखो, तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन ऐसा होगा 1 1, इसके आइडेंटिटी रिलेशन में ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 1 1 2 2 3 3 1 2 3, राइट। सो एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू each element, relative to itself only, every element is related to itself only। तो आप देख सकते हो यहां पर 1 1 2 2 3 3, राइट। मतलब आप देख सकते हो A और B दोनों सेम होंगे, यहां पर A A B B C C इस तरीके से होगा, उसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर है। सिमेट्रिक रिलेशन, अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी, अच्छा ये सिमेट्रिक रिलेशन कैसे होगा, अ रिलेशन R on a set is said to be symmetric relation if, अगर A और B एलिमेंट है R का, तो B and A should also be element of R। कैसे, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 1 2 3 4, और रिलेशन का जो सेट बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है 1 2 3 1 2 1 1 3। अब आप देखोगे कि 1 2 इज एलिमेंट ऑफ R। ऑल्सो आपको यह भी देखने को मिलेगा कि 2 1 उसी का उल्टा 2 1 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ R। तो हम बोलेंगे ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है ये रिलेशन, ओके। AB, इफ AB इज एलिमेंट ऑफ R तो B and A शुड ऑल्सो बी एलिमेंट ऑफ। अगर 1 2 इज एलिमेंट ऑफ R और बिलोंग्स टू R, तो 2 1 भी शुड ऑल्सो 2 1 ऑल्सो शुड बी द एलिमेंट ऑफ R। तो क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। फिर देखो ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए क्या है कि एक मिनट, रिफ्लेक्सिव हमने पढ़ लिया कि रिफ्लेक्सिव, जस्ट अ मोमेंट, आई थिंक वी हैव skipped reflexive relation। तो देखो इनवर्स रिलेशन हो गया हमारे, आइडेंटिटी रिलेशन आप समझ गए हो, सिमेट्रिक। चलो अब जल्दी से ट्रांजिटिव रिलेशन को समझ लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा
कि ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर समझो कि ए और बी आर का एलिमेंट है, हमारा रिलेशन का सेट, आर मतलब रिलेशन का सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ विच कम्स अंडर द रिलेशन। तो ए और बी आर का अगर एलिमेंट है और बी एंड सी इज एलिमेंट ऑफ आर, तो अगर वो ट्रांजिटिव है, तो अगर वो ट्रांजिटिव कब होगा, जब ए बी एलिमेंट आर, बी सी एलिमेंट आर, तो ए और सी भी उसका एलिमेंट होना चाहिए। तो देखो ए सी शुड ऑल्सो बी एलिमेंट ऑफ आर। मतलब अगर हमारे पास एक सेट है लेट्स से ए बी सी, और मेरा जो रिलेशन, जो हमने रिलेशन डिफाइन किया है विच इज ए बी सी सी ए, तो आप देखोगे कि ए और बी, अब मैं इसको दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, लेट्स से 1 2 3 ले लिया मैंने, और हमारा रिलेशन कुछ ऐसा डिफाइन है 1 2 ओके 1 2 3 4 1 2 2 3 एंड 1 3। तो आप देखोगे कि 1 2 इज पेयर ऑफ आर, इज एलिमेंट ऑफ आर, 2 3 इज एलिमेंट ऑफ आर, तो आप देखोगे कि 1 3 भी एलिमेंट ऑफ आर है। तो हम बोलेंगे कि इनके बीच कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव है ना, मतलब देखो पहला जो एलिमेंट है आपका, उसका जो सेकंड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो दूसरे वाले का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए। देखो 1 2 2 3, पहले वाले का जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड वाले का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए। तो 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर, सिमिलरली 2 3 इज एलिमेंट ऑफ आर। तो इफ इट इज ट्रांजिटिव, अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव है तो 1 3 शुड ऑल्सो बी एलिमेंट ऑफ आर, 1 3 शुड ऑल्सो बी एलिमेंट ऑफ आर। एक और रिलेशन है जिसको हम समझते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव कब होगा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, जैसे हमारे पास है 1 2 3, और हमारा रिलेशन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। जैसे 1 1 2 2 3 3, और भी एलिमेंट्स हैं जैसे इसमें 3 1 2 1, तो हम क्या बोलेंगे, ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है क्यों, देखो 1 1 इज एलिमेंट ऑफ आर, 2 2, हर एक एलिमेंट एक इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। अगर इसी की जगह एक और दूसरा रिलेशन मैंने ऐसे ले लिया है ना, डाउट क्लियर करो, एक दूसरा रिलेशन मैंने ऐसा ले लिया, उसमें एलिमेंट कुछ ऐसे हैं 1 1 3 1 2 2 2 3, तो आप देखोगे 1 1 2 2 तो है यहां पर 3 3 मिसिंग है इसमें, तो भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए जरूरी है कि हमारे रिलेशन के एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर में उसके ए के सारे